हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये इंडेक्स पेज का लॉजिक समझा। हमने देखा कैसे ये सर्चिंग हो रही है बैंक के नेम से, ब्रांच से, जिप कोड से। तो ये इंडेक्स फंक्शन हमने कवर कर लिया था एंड ये लॉजिक काफ़ी आपके लिए नया होगा, अच्छा होगा, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद एडमिन लॉगिन कई बार हम देख चुके हैं। ठीक है, एडमिन के पेज में हमने दो फील्ड बनाई, यूनेम पासवर्ड, यूनेम एंड PWD, उन दोनों का डेटा हमने रिसीव कर लिया वेरिएबल्स के अंदर। अथेंटिकेट को कॉल किया एंड कंपेयर करवा लिया कि डेटाबेस में ये यूज़र नेम पासवर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, अथेंटिकेट फंक्शन को यूज़ करके, जिसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवाया हुआ है। कंपेयर करने के बाद हमें वो ऑब्जेक्ट रिटर्न मिलेगा एंड हमने चेक कर लिया वो ऑब्जेक्ट अगर is_staff है, मतलब वो एक एडमिन सुपर यूज़र है तो ही हम उसको लॉगिन करवाएंगे, क्योंकि एडमिन का जो डैशबोर्ड है वो मुझे सुपर यूज़र को दिखाना है, कोई नॉर्मल यूज़र को नहीं दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन को कॉल कर दिया, जो कि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवाया हुआ है एंड लॉगिन के थ्रू हम उसका जो सेशन के अंदर हम डेटा को स्टोर कर देंगे। एंड ये मैं वेरिएबल बनाता हूँ एरर नाम का, यस और नो, ताकि मैं मैसेज डिस्प्ले करवा पाऊँ। ठीक है, आपको पता होगा कि ये अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं एरर वेरिएबल क्यों बनाया, तो आप मेरे ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। जो प्रीवियस ट्यूटोरियल्स हैं प्रोजेक्ट के, उसमें मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, बट मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं एक फ्लैग वेरिएबल बनाता हूँ अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करने के लिए। जैसे कि आप अगर देखेंगे, यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे जब मैं लॉगिन करता हूँ, तो अगर मैं गलत यूज़र नेम पासवर्ड देता हूँ या सही भी देता हूँ, तो मैं एक मैसेज को डिस्प्ले करता हूँ अलर्ट के अंदर। ये जावास्क्रिप्ट का अलर्ट हम यूज़ कर लेते हैं। तो सही यूज़र नेम पासवर्ड देने पे क्या मैसेज दिखाना है, गलत पे क्या दिखाना है, तो उसके लिए मैंने एरर नाम की वेरिएबल का यूज़ कर लिया है। ठीक है, एंड अगर लॉगिन हो जाता है सक्सेसफुली तो एरर के अंदर मैंने नो स्टोर करवा लिया, एंड अगर लॉगिन सक्सेसफुल नहीं हो पाता तो मैंने यस स्टोर करवा दिया, फिर यस और नो की वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एडमिन लॉगिन के अंदर आप देखें अगर, तो नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है, एरर की वैल्यू नो होगी तो ये मैसेज आएगा एंड होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे, एंड अगर एरर का वैल्यू यस होगा तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का मैसेज दिखा देंगे। एंड उसके बाद अगर हम देखें views.py में एडमिन के होम पेज का कोड, तो एडमिन होम फंक्शन में हमने क्या किया है, इसमें सबसे पहले तो हमने चेक कर लिया है। अब जो भी पेज होंगे, मतलब जो भी पेज अथेंटिकेट पेज होंगे, मतलब जिसमें लॉगिन करने के बाद ही हम अंदर आ पाएँ, तो उसमें हमने एक कंडीशन लगा दी है। हमने यहाँ पे चेक कर लिया, अगर यूज़र अथेंटिकेट नहीं है तो उसको वापस लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर दो, अथेंटिकेट है तो ही इस पेज के अंदर वो आ पाएगा। ठीक है, तो जो भी अथोराइज्ड पेजेस होंगे उनके जो फंक्शंस हमने बनाए हैं, तो उसमें ये कंडीशन मैंने लगा दी है। एंड उसके अलावा यहाँ पे आप देखो, मैंने काउंट कर लिया कि बैंक मॉडल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा bank.objects.all.count, तो ये काउंट होके मेरे पास आ गया एंड इस वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर कर लिया एंड इसको मैंने यूज़ किया यहाँ पे ये नंबर प्रिंट करवाने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ एडमिन होम पेज। तो एडमिन होम के अंदर अगर आप देखो, यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया टोटल बैंक, तो ऑल बैंक मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाया है views.py के अंदर। तो इसमें हमने क्या किया है, काउंट कर लिया, काउंट फंक्शन के थ्रू हम काउंट कर लेते हैं सारे रिकॉर्ड्स को। तो बैंक मॉडल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, जितना भी डेटा होगा, तो वो हमने रिकॉर्ड्स को काउंट कर लिया, काउंट का यूज़ करके वेरिएबल में डाला एंड वेरिएबल में डाल के हमने यहाँ पे उसको प्रिंट करवा दिया। तो 10 रिकॉर्ड्स हैं, तो ये 10 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे 10 रिकॉर्ड्स होंगे। व्यू डिटेल्स में हमने लिंक भी दे दिया, 10 रिकॉर्ड्स मैंने अभी इसमें रखे हुए हैं। तो ये काउंट होके इस तरीके से आ रहा है। इसी तरह टोटल स्टेट मैंने काउंट कर लिया, उसके लिए मैंने लिखा state.objects.all.count एंड सिटी के लिए city.objects.all.count, काउंट होके यहाँ पे आ गया एंड उसको हमने लोकल्स के थ्रू यहाँ पे पास कर दिया एंड जो भी मैंने वेरिएबल्स के नाम दिए हैं, ऑल बैंक, ऑल स्टेट, ऑल सिटी, तो वो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिए हैं।
ठीक है। एंड यहाँ पे लिंक्स भी दे दिए हैं ताकि व्यू डिटेल्स पे कोई क्लिक करेगा तो उस पार्टिकुलर यूआरएल उस पार्टिकुलर पेज पे चले जाएगा। एंड उसके बाद ऐड बैंक को अगर देखें तो आपको पता है बैंक की डिटेल ऐड करते समय बैंक का डिटेल अलग ऐड किया एंड बैंक मैंने अलग रखा है। ठीक है। ऐड बैंक करते समय जस्ट हमने उसका बैंक का नाम और शॉर्ट नेम, क्योंकि एक ही नाम के तो बहुत सारे बैंक हो सकते हैं, बहुत सारी उनकी ब्रांचेस हो सकती हैं, तो जो ब्रांचेस का डेटा हम डालेंगे तो वो बैंक डिटेल्स में यहाँ जाके डालेंगे। ठीक है। तो उसमें हमें ये तो कॉमन रखना है, स्टेट बैंक तो बहुत सारे हैं अलग अलग जगहों पे, तो ये कॉमन चीज़ मुझे बार बार ज़रूरत पड़ेगी, बैंक का नाम बैंक का शॉर्ट नेम, तो वो मैंने अलग रख लिया है। ठीक है। तो उसको मैंने अलग ऐड करवा दिया है। तो इन दोनों फील्ड को मैंने ऐड करवाया। यहाँ पे 2 फील्ड का डेटा मैं ले रहा हूँ और एक क्रिएशन डेट अपने आप ऑटो जनरेट में करवा रहा हूँ, जो कि मैंने आपको मॉडल्स डॉट पी वाई में दिखा दिया था। क्रिएशन डेट को हमने ऑटो नाउ यहाँ पे दिया हुआ है। इससे हमें पता चलेगा कि रिकॉर्ड कब क्रिएट हुआ था। आप अगर उस फील्ड को नहीं भी देना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं। एंड एक आईडी फील्ड सभी मॉडल्स में अपने आप जनरेट होगा, क्योंकि हमने नहीं बनाया। तो प्राइमरी की के लिए आईडी फील्ड, जैसे ये बैंक नेम शॉर्ट नेम क्रिएशन डेट तो मैंने बनाया है, उसके अलावा एक आईडी फील्ड भी यहाँ पे अपने आप जनरेट हो रहा है जो कि प्राइमरी की है। उसको हम यूज़ करेंगे डिलीट के पर्पज़ के लिए, एडिट के पर्पज़ के लिए। अब यहाँ देखते हैं कि ऐड बैंक का पेज एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ, बाकी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। सो दिस इज़ दी ऐड बैंक पेज। यहाँ पे एक फॉर्म है इसके अंदर जिसमें हमने बैंक का नाम और बैंक का शॉर्ट नेम लिया है एंड सबमिट कर दिया। तो फॉर्म का ये डेटा हमने रिसीव कर लिया वेरिएबल्स के अंदर। जो भी आपके फॉर्म में फील्ड्स होती हैं उनके नाम आप यहाँ लिखते हो। तो डेटा रिसीव कर लिया एंड यहाँ पे हमने लिखा बैंक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट। जब भी डेटा स्टोर करवाना होता है तो हम क्रिएट का यूज़ करते हैं। बैंक मॉडल के अंदर डेटा स्टोर करना है तो बैंक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट। एंड ये क्या है, ये हमारे डेटाबेस में जो फील्ड के नाम है वो हैं, एंड ये हमारी वैल्यूज़ हैं जो कि हमें फॉर्म से मिलेंगी वेरिएबल के अंदर, एंड वेरिएबल से जाएंगी डेटाबेस फील्ड्स के अंदर। फिर वही कंसेप्ट मैंने एरर का यूज़ कर लिया। अगर डेटा स्टोर हो जाएगा तो मुझे एक मैसेज दिखाना है कि सक्सेसफुली स्टोर हो गया है, एंड किसी रीज़न से नहीं हो पाता है तो एरर का वैल्यू मैंने यस रख दिया। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करूँगा। जितने भी फंक्शंस में बना रहा हूँ, जितने भी पेजेस हम बनाएंगे, तो सबके करस्पॉन्डिंग URLs डॉट पी वाई में URL पैटर्न भी हमें देना है। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे सारे URL पैटर्न मैंने दिए हुए हैं। इंडेक्स के लिए एडमिन लॉगिन, एडमिन होम, ये जितने ही पेजेस मैंने बनाए हैं, जितने ही फंक्शंस बनाए हो, तो सब फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया हुआ है अलग अलग URL पैटर्न पे। ठीक है। तो ये बैंक का डेटा आपका इस तरीके से स्टोर हो जाएगा। एंड उसके बाद मैनेज बैंक में हमने क्या किया, सारे डेटा को डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पे सारी जितना भी रिकॉर्ड्स थे सबको डिस्प्ले कर दिया, एंड यहाँ पे एडिट और डिलीट का ऑप्शन भी दे दिया है। तो मैनेज बैंक में हमने क्या किया, यहाँ भी हमने चेक कर लिया यूज़र अगर अथेंटिकेट नहीं है तो उसको एडमिन के लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर दो। अदरवाइज़ क्या करो, जितने भी रिकॉर्ड्स मिलते हैं बैंक टेबल से सबको रिसीव कर लो एक वेरिएबल के अंदर। कुछ भी नाम दे सकते हो वेरिएबल का, पूरा बैंक भी लिख सकता था या मैंने BAN लिख दिया है। ठीक है। तो जो यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा है उसी को फिर आपको इस वाले HTML पेज में यूज़ करना है। मैनेज बैंक वाला HTML पेज में आपको दिखाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आप देखो मैंने BAN को यूज़ कर लिया। अगर मैं यहाँ पे बैंक लिख दूँगा तो मुझे ये डेटा नहीं मिल पाएगा। ठीक है। एक बार ये हमारा रीलोड हो जाए। जब भी हम कुछ चेंज करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेता है वो। ठीक है। आप देखो ये रीलोड हो रहा है, अदरवाइज़ वो प्रीवियस आउटपुट आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया। तो वही नाम अब मुझे यहाँ पे भी यूज़ करना पड़ेगा डेटा को रिसीव करते समय।
ठीक है, सीरियल नंबर हमें मिल जाएगा फॉर लूप डॉट काउंटर से। बाकी सब हमने फील्ड को एक्सेस करके डेटा को डिस्प्ले कर दिया। एंड दो यहाँ पे लिंक दे दिए, एक एडिट का और एक डिलीट का। डिलीट, जब भी कोई डिलीट पे क्लिक करेगा तो एक मैसेज हमने दिखा दिया, आर यू श्योर। अगर आप देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मैसेज आएगा। तो ये कन्फर्म मैसेज हमने डिस्प्ले कर दिया कन्फर्म फंक्शन का यूज़ करके। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कन्फर्म फंक्शन को यूज़ किया है, जो कि जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। इसके थ्रू आपको ये मैसेज डिस्प्ले होगा। इसमें आपको दो ऑप्शन आएंगे, ओके कैंसिल। आप ओके करोगे तो डेटा डिलीट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एडिट का पेज अगर मैं आपको दिखाऊं, इस पर क्लिक करेंगे तो एक अलग पेज खुल जाएगा, एडिट बैंक। यहाँ पे आईडी पास हो रही है, आप देखो ये आईडी पास हो रही है। तो ये आईडी को हमने यहाँ पे पास किया है। तो जब भी हम आईडी पास करते हैं तो उसके URL पैटर्न में आप देखो यहाँ पे मैंने इंटीजर PID लिखा हुआ है। तो जिसमें भी हमने आईडी पास की है उस समय मैंने यहाँ पे इंटीजर PID लिखा हुआ है, क्योंकि आईडी एक इंटीजर वेरिएबल है एंड उसको हम रिसीव कर लेंगे PID नाम के वेरिएबल में, पैरामीटर आईडी। तो यहाँ पे हमने आईडी को पास कर दिया, डिलीट करते समय भी एंड एडिट करते समय भी। आईडी पास करने से क्या होगा कि आईडी यूनिक होता है, तो उससे हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि मतलब दो एक से आईडी तो नहीं हो सकते, नाम तो एक जैसा भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने आईडी का यूज़ किया है। तो एडिट वाले पेज में भी आप देखो जस्ट एक फॉर्म है, जैसे हमने एड करते समय देखा था, बट इसमें डेटा ऑलरेडी फिल्ड हो के आएगा। तो हम क्या करेंगे, आईडी यहाँ पे हम आईडी को रिसीव करेंगे एंड उस आईडी के बेसिस पे हम डेटा को रिसीव करेंगे। एंड जो डेटा रिसीव हुआ उसको पहले रिसीव कर लिया एंड उसको यहाँ पे पास कर दिया है। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसमें ऑलरेडी फिल्ड कर देंगे डेटा यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एडिट वाला पेज। तो यहाँ पे ऑलरेडी फील्ड मुझे दिखाना है, तो मैंने वैल्यू का यूज़ कर लिया एंड वहाँ पे BAN नाम दिया था, तो BAN के थ्रू फील्ड को एक्सेस करके हमने डेटा को डिस्प्ले कर दिया। फिर हमें क्या करना है, डेटा अपडेट करवाना है। तो फॉर्म जब सबमिट होगा तो फॉर्म का डेटा रिसीव कर लेंगे, या तो जो ऑलरेडी फील्ड है वो डेटा मिल जाएगा, या फिर यूज़र चेंज करेगा तो चेंज करके सबमिट करेगा, मतलब अपडेट पे क्लिक करेगा तो वो डेटा हमें रिसीव होगा वेरिएबल्स के अंदर। एंड जो ये वेरिएबल के अंदर हमने डेटा रिसीव किया था उसके थ्रू हम फील्ड को एक्सेस करके डेटा को अपडेट करवाएंगे एंड सेव करवा देंगे। ठीक है, डेटा अपडेट तो यहाँ पे करवा दिया एंड उसको परमानेंटली सेव करने के लिए हमने सेव फंक्शन को कॉल कर दिया। एंड अगर डेटा को डिलीट करना होता है तो आप क्या करते हो, आईडी के बेसिस पे आपने रिसीव कर लिया उस डेटा को एंड डिलीट फंक्शन को कॉल कर दिया, तो इससे डेटा डिलीट हो जाएगा। अब जैसे आपने बैंक का डेटा स्टोर करना देख लिया, अपडेट करना देख लिया, सिमिलरली सिटी के लिए एंड स्टेट के लिए भी सिटी ऐड करेंगे। तो सिटी के लिए हमने क्या किया, स्टेट को सिटी के नाम को यहाँ पे रिसीव कर लिया एंड सिटी के अंदर डेटा को स्टोर करवा दिया। सिमिलरली जैसे मैनेज बैंक देखा था वैसे मैनेज सिटी हो गया। सिटी मॉडल से सारा डेटा गेट कर लिया एंड डिस्प्ले कर दिया एक टेबल के अंदर। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एडिट का हो गया एंड डिलीट सेम, आप डिलीट फंक्शन को कॉल कर देते हो, आईडी के बेसिस पे रिसीव करोगे एंड डिलीट कर दोगे। स्टेट का भी सेम वही है, आप डेटा को आपने रिसीव कर लिया, स्टेट का नाम आपको मिलेगा फॉर्म से एंड ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। मैनेज स्टेट की बात करें तो इसमें भी हमने वही किया है, स्टेट मॉडल से सारा का सारा डेटा गेट कर लिया एंड उसको पास कर दिया एंड इस वाले पेज में टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पे एडिट किया हुआ स्टेट को। ठीक है, फॉर्म से आईडी के बेसिस पे डेटा को रिसीव करेंगे, फॉर्म में वैल्यूज़ फिल करके दिखा देंगे, फिर डेटा को यहाँ पे अपडेट करवाया और सेव करवा लिया। यहाँ पे हमने स्टेट को डिलीट किया है। सिमिलरली यहाँ पे बैंक डिटेल्स, तो बैंक डिटेल का फॉर्म थोड़ा सा बड़ा रहेगा एंड ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे जिसको नहीं पता हो सकता है,
आप देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन्स बनाए हैं। बैंक डिटेल में ऐड करूँगा तो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन है, बैंक के सारे नाम आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अगर हम ओपन करें इसको ऐड बैंक डिटेल वाले पेज को, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे आईडी को पास किया है। ये मैंने एक ड्रॉप डाउन बनाया एंड यहाँ पे हमने आईडी पास किया है। डिस्प्ले तो हमने बैंक नेम किया है, आप देख रहे हो यहाँ पे बैंक के नाम डिस्प्ले होंगे, लेकिन हमने आईडी को पास किया है। तो आईडी को पास किया, फिर उस आईडी से हमने क्या किया, उस आईडी से हमने उस पार्टिकुलर बैंक को निकाला एंड उसको हमने स्टोर करवाया है यहाँ पे। इसी तरह सेम सिटी के लिए है। सिटी के लिए भी हमने क्या किया, आईडी हमें रिसीव होगा एंड उस आईडी के थ्रू हमने सिटी को गेट किया एंड उस सिटी को हमने स्टोर करवा दिया एंड बाकी डेटा फॉर्म से लिया, स्टोर करवा दिया क्रिएट फंक्शन का यूज़ करके। यहाँ पे हमने मैनेज बैंक डिटेल में सारे बैंक डिटेल में जितने भी रिकॉर्ड इस मॉडल के अंदर होंगे वो डिस्प्ले कर दिए। एडिट वाले में सिमिलरली हमने डेटा को रिसीव कर लिया एंड सेव फंक्शन को कॉल करके अपडेट करवा दिया। व्यू बैंक डिटेल्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डिटेल आ रही है बट पूरा डिटेल नहीं आ रहा। पूरा डिटेल देखना है तो व्यू अलग बनाया जिसमें सारा डिटेल डिस्प्ले करवाया। तो एक ही बैंक का सारा डिटेल दिखाना है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, उस पार्टिकुलर आईडी के बेसिस पे यहाँ पे हमने आईडी पास की है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आईडी पास हो रही है। इस पर क्लिक करूँगा तो आईडी ऊपर देखो 1 पास हो रही है एंड अगर मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आईडी 3 पास हो रही है। तो इस आईडी के बेसिस पे हमने उस पार्टिकुलर बैंक का डिटेल निकाल के टेबुलर एक टेबल बना के उसमें डिस्प्ले कर दिया और नीचे एक प्रिंट का ऑप्शन भी दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है एंड दिस इज़ फॉर, ये जो लिखा हुआ है ये स्पेशली हमारा उसके लिए है, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन के लिए। तो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन के लिए अलग से एक ट्यूटोरियल है पूरा, वो आप देख के समझ सकते हैं। एंड दिस इज़ चेंज पासवर्ड, कई बार हम देख चुके हैं। अब देखो यहाँ पे इधर आ गई, तो ये इधर आ गई क्योंकि हम क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे यूज़र को। तो यहाँ पे यूज़ किया है मैंने यूज़र को पासवर्ड में। पहले इधर डिस्प्ले नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा वहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ था। तो इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, फ्रॉम django.db.models import यूज़र। आई थिंक इससे हो जाएगा, इससे भी नहीं हो रहा। मैं अंडू कर देता हूँ तो अंडू से तो हो ही जाएगा। मैंने क्या स्टेटमेंट लिखा था, ठीक है, मुझे ये लिखना था फ्रॉम django.contrib.auth.models import यूज़र। ठीक है, तो यूज़र को मैंने चेंज पासवर्ड में यूज़ किया था। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कई सारे ट्यूटोरियल में। हमने यहाँ पे क्या किया, ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड 3 फील्ड हमने बनाई हुई हैं। 3 फील्ड में हम डेटा लेंगे। तो ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड को तो हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया एंड उसके बाद हमने क्या किया, हमने पार्टिकुलर यूज़र को गेट कर लिया। जिसने भी लॉगिन किया उसको कैसे गेट करेंगे, request.user.id लगा के। एंड यहाँ पे चेक कर लिया, यहाँ पे कुछ फंक्शन यूज़ कर लिए, चेक पासवर्ड एंड सेट पासवर्ड। तो हमने चेक कर लिया, इस पार्टिकुलर यूज़र का पासवर्ड चेक किया। तो अगर ओल्ड पासवर्ड मैच हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे मुझे आई थिंक यूज़र लिखना चाहिए। ठीक है, यूज़र डॉट चेक अंडरस्कोर पासवर्ड। यहाँ पे मैंने पासवर्ड चेक किया, ओल्ड पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड को मैंने चेक किया। अगर ओल्ड पासवर्ड मैच हो जाता है, ओके, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र लगाया हुआ है। तो ये डबल से मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी हालांकि। ठीक है, इससे भी हमारा वर्क हो जाता। आपने ऑलरेडी यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र लिखा है तो यूज़र यहाँ पे आ चुका है। इस लाइन को फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, यहाँ दोनों जगह पे भी यूज़र यूज़ कर सकते हो, यूज़र एंड यूज़र। इस लाइन की हमें ज़रूरत नहीं थी। या तो आप इसको हटा देते, तो यहाँ पे आपने यू लिखा है तो इसकी जगह भी आप यू लिख देते। ओके, तो हमने चेक कर लिया
ओल्ड पासवर्ड को। अगर ओल्ड पासवर्ड मैच होता है तभी तो हमें नया पासवर्ड सेट करना है। तो नया पासवर्ड सेट करने के लिए हम सेट पासवर्ड को यूज़ कर लेंगे एंड जो नया पासवर्ड हमें मिलेगा वो हमने असाइन करके सेव करवा दिया। ओके, एंड दिस इज़ दी लॉगआउट फंक्शन। लॉगआउट में हमने क्या किया है, जस्ट हमने लॉगआउट, ये हमारा खुद का लॉगआउट हमने बनाया एंड उसके अंदर एक प्री डिफाइंड लॉगआउट यूज़ कर लिया जो कि हमने इंपोर्ट करवाया ऊपर। तो ये क्या करेगा, सेशन को एक्सपायर कर देगा एंड इंडेक्स पेज पे हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये सब लॉजिक था सिंपल IFSC कोड फाइंडर पोर्टल प्रोजेक्ट में। डिज़ाइनिंग आप अगर सीखना चाहते हैं, डिज़ाइनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कोड नहीं समझ में आ रहा, तो उसके लिए आप मेरा जो डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट है उसके ट्यूटोरियल देख सकते हैं, एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट का देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको डिज़ाइनिंग वाली चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।